नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम शुभम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को संबोधित किया और उन्होंने जीडीपी के 10% का हिस्सा राहत कोष में दिया है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के आगे ये बड़ी चुनौती बन के आई है और कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने एक आंकड़ा दिया है कि अभी तक पिछले 6-7 दिनों में जितने केसेस मिले हैं उसमें 190 जो प्रवासी मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए, वो छात्र हैं, पर्यटक हैं, कोई भी वो हैं। तो बिहार में चुनौती बढ़ रहा है। लॉकडाउन 4 की घोषणा अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दे दिया है कि लॉकडाउन 4 लागू होगा। उसका नया रूपरेखा होगा, कैसे होगा वो 18 मई से पहले बता दिया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के जिला उपाध्यक्ष और तिरहुत प्रमंडल के मीडिया सेल से अनुपम कुमार हैं। हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि मुजफ्फरपुर और बिहार में जो नीतीश कुमार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उन पे उनका क्या राय है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न ये है कि बिहार में जिस तरह से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले बोला था कि हम नहीं लाएंगे, वो बच रहे थे इससे, लेकिन उसके बाद जब दबाव पड़ा तो नीतीश कुमार ला रहे हैं और हर दिन 20,000 से अधिक ही लोग बिहार आ रहे हैं। अब बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, 900 के करीब पहुंच गया है। कल रात में 5वां अपडेट आया था संजय कुमार का, उसमें 49 मिले। तो बिहार में सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में जनसंख्या बहुत है। तो जब ज़्यादा संक्रमण फैलने लगेगा तो इससे निपटने का क्या रास्ता है? देखिए, पहले एक बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो न लाने वाली जो आपने प्रश्न किया है कि प्रवासी मजदूरों को न लाने की, ये उन्होंने इसलिए कहा था कि इसकी एक भारी संख्या है, लाखों में संख्या, लाखों लाख में इसकी संख्या है। उनको लाने की समस्या थी। उस समय कोई ऐसा प्रावधान केंद्र सरकार की तरफ से नहीं था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की जाए, चाहे वो बस की सुविधा हो या ट्रेन की सुविधा हो या हवाई मार्ग की सुविधा हो। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई आप कोई अपने आदेशों में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया था कि उसमें आप संशोधन कीजिए, जो हम अपने प्रवासी मजदूरों और भाइयों और पर्यटकों को हम वहां से ला सके, लेकिन बस के थ्रू नहीं, ट्रेन के थ्रू। जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माना और इस सुझाव को मान के और इसको क्रियान्वित किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने लाखों लाख की संख्या में बिहार में प्रवासी मजदूर या पर्यटक या बाहर में फंसे हुए हमारे छात्र छात्राएं जो आए हैं या जो और आ रहे हैं, उनके लिए छात्र छात्राओं को छोड़ के सारे लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। 21 दिन तक उनके प्रखंड में, जिले में जो है, उनको जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां 21 दिन तक उनके रहने, खाने, दवा, उनके इलाज और उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है। हमारे पास दूसरे बड़े राज्यों की अपेक्षा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, इन राज्यों की अपेक्षा हमारी आमदनी कम है। फिर भी वहाँ की राज्य, देखिए मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन वहाँ के राज्य सरकारों की असंवेदनशीलता के कारण ही आज हमारे इतने प्रवासी मजदूरों को जो तकलीफ हुई, जिनको कि बिहार आज आना पड़ा है, ये एक भारी समस्या है हमारे लिए, बिहार सरकार के लिए एक भारी चुनौती है। और इस चुनौती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सरलता से भी कहिए, कठोरता से भी कहिए, इसका अनुपालन कर रहे हैं और जिला प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है। जहां तक बात लॉकडाउन 4 की आप कर रहे हैं, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो संवाद हुआ है सारे देश के तमाम माननीय मुख्यमंत्रियों का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने साफ रूप से कहा है कि
हमारे बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अब आप मुजफ्फरपुर का ही एक आंकड़ा देख लीजिए, मुजफ्फरपुर ग्रीन जोन में था भारत सरकार के अनुसार से और बिहार सरकार के अनुसार से ऑरेंज जोन में था। हमारे जिले में एक भी संक्रमित मरीज नहीं थे, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी। फिर भी 12 मरीज आज सुबह तक अभी तक मुजफ्फरपुर में है और ये 12 की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से ट्रेन से आने की है, जो अहमदाबाद से आए हैं, नासिक से आए हैं, बेंगलुरु से आए हैं। इनका ट्रैवल हिस्ट्री है और ये क्वारंटीन सेंटर में और अभी तो कोविड-19 के वार्ड में भर्ती किए गए हैं, इनका जांच चल रहा है। तो जब बिहार में बाहर से मजदूर आ रहे हैं और यहाँ संक्रमित हो रहे हैं या संक्रमित होकर के आए हैं, तो इस स्थिति में बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है और सख्ती के साथ बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, आर्थिक रूप से कुछ चीज़ों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकान है, सीमेंट छड़ की दुकानें हैं, मोबाइल की दुकानें हैं, इनको ऑटो सेक्टर की दुकानें हैं जिसमें बाइक्स है, कार्स है, तो इनको रोस्टर सिस्टम के अनुसार से खोलने की इजाज़त बिहार सरकार ने दिया है। देखिए, हम सरकारी दल के एक पदाधिकारी होने के नाते हम जरूर कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन को बढ़ाएं। अगर केंद्र सरकार अगर नहीं भी बढ़ाती है तो बिहार राज्य सरकार बढ़ाए, क्योंकि बिहार में मरीजों की संख्या की तादाद बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ रही है। तो उसका प्रमुख कारण है कि बाहर से आने वाले हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर जो थे, जो बिहार में लौटे हैं, उनकी संख्या के कारण। अब हम आते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पिछले 4 दिनों में मतलब कल तक 3 मरीज 12 मरीज हुए हैं और सभी प्रवासी हैं। सभी का ट्रेवल हिस्ट्री जब पता किया गया तो कोई बेंगलोर, कोई अहमदाबाद, कोई मुंबई से आया हुआ है। तो एक चुनौती तो बन रहे हैं जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं और हर एक जिला, बिहार के हर एक जिला के जिला प्रशासन लोग क्वारंटीन में रख भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो ट्रकों के माध्यम से आ रहे हैं, छुप कर आ रहे हैं। तो अगर अभी तक गांव में इस वायरस का प्रकोप नहीं फैला है, अगर गांव में ये वायरस पहुंच जाता है तो बहुत अधिक बड़े मात्रा में इसका संक्रमण फैलेगा। तो इस पे और क्या मतलब, नीतीश कुमार तो लगातार ट्रेन से ला ही रहे हैं मजदूरों को, हर व्यवस्था की जा रही है जो चेकअप की है, क्वारंटाइन सेंटर में डालने की है। इस पे आपका क्या कहना है कि जो लोग अन्य माध्यमों से छुप कर आ रहे हैं उन पर क्या? देखिए, एक तो ये गलत कर रहे हैं वो, थोड़ा सा ये दुनिया भर की महामारी है, ये कोई राज्य और किसी एक देश का तो सवाल ही नहीं। हमको लगता है कि ग्लोब पे और कोई ऐसा देश पे अगर अंगुली रख दिया जाए वो देश संक्रमित न हो, तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको रुकना चाहिए था और ट्रेन में जैसे आवेदन करना है करके बिहार सरकार और भारत सरकार अपनी मिली-जुली और भारतीय रेलवे जिस माध्यम से ट्रेनें चला रही हैं उन माध्यमों से आना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि जो हमारे प्रवासी भाई आते हैं स्टेशन पे तो उनकी थर्मल स्कैनिंग होती है, उनका वहाँ पे पूरा बायोडाटा होता है, 21 दिन का क्वारंटाइन रखा जाता है, तो वो सरकार के नज़र में रहते हैं। जो 12 मरीज हमारे पॉजिटिव हुए हैं और आज पकड़े गए हैं, उसका यही नतीजा है ना कि वो ट्रेन से आए थे, सरकार के नज़र में थे, जिला प्रशासन के नज़र में थे, उनमें संक्रमण का लक्षण दिखा, उनकी जांच हुई कोविड-19 का और वो पॉजिटिव पाया गया। आज वो कोविड-19 वार्ड में रखे गए हैं। तो इससे क्या होगा कि संक्रमण कम फैलेगा। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, एकदम निवेदन करना चाहूँगा कि पंचायत के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं या शहर के हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं, वो लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करें, बल्कि आस पड़ोस के लोग भी ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो बाहर से आए हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाए हैं, वो जिला प्रशासन को बता दें। और मुझको उम्मीद है बहुत लोग सोचेंगे कि अरे हम बता देंगे तो बगल वाले से मेरा झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई वैसी घबराने की बात नहीं है। आप जिलाधिकारी महोदय को, सिविल सर्जन महोदय को, लोकल थाना को, आप एसएसपी साहब को, आप जिला के जिस भी स्तर के पदाधिकारी को आप इसकी सूचना दे दे। आपका नाम पता नहीं बताया जाएगा, प्रशासन वहां जाएगी, मेडिकल की टीम वहां जाएगी और उन लोगों को ढूंढ करके निकाल के उनका जांच करके उनकी ट्रैवल हिस्ट्री का मालूम करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और लोग बेकार का डर रहे हैं। अगर 21 दिन आप क्वारंटीन रहने से 2100 लोगों को अगर आप बचा ले रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, तो 21 दिन रहना ये आप एक धर्म का काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी मजहब किसी भी धर्म के।
इससे छिप के आना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इससे मैं ये कहूँगा कि ये एक प्रकार का सामाजिक सरोकार को और जो कोरोना वॉरियर्स के प्रति भी और जितने भी इसमें तंत्र लगे हुए हैं इस महामारी से बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं, आप उसमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा उपस्थित कर रहे हैं, समाज के लिए भी, अपने लिए भी और वातावरण के लिए भी। एक प्रश्न और है, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत 2 महीने 1.5 महीने हो गए, अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है भारत में। कल प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधन किया तो उन्होंने एक मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, अर्थात अपने जो स्थानीय सामान है उनका आप बढ़ चढ़कर उनको प्रमोट कीजिए। मतलब मेड इन इंडिया के उनका एक दूसरा एक मोटिव था बोलने का। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का भी घोषणा किया, एक पैकेज, एक राहत पैकेज का भी घोषणा किया है, जिसके तहत MSME, जिसके तहत जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सबको बढ़ावा देने के लिए, और इसकी मांग लगातार बिहार जदयू की तरफ से भी की जा रही थी और अन्य लोगों की तरफ से भी। हालांकि रघुराम राजन ने भी इस बात को बोला था कि भारत को अपने GDP का कम से कम 8 से 10% हिस्सा खर्च करना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने वो कल किया है। लॉकडाउन 4 की भी उन्होंने बात बोली, हालांकि उन्होंने बोली कि 18 से पहले उसकी जो रूपरेखा, जो नई तरह की रूपरेखा किस तरह से वो लागू होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से साफ हैं, उन्होंने उस मीटिंग में जिसका आपने जिक्र भी किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने साफ कहा था कि मई के अंतिम तक कम से कम लॉकडाउन बढ़ाया जाए। आपका इन सभी मुद्दों पे क्या कहना है कि जो इतना बड़ा पैकेज, जो शायद इतिहास में भारत के पहली बार इतना बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ है, इसके बारे में आपका क्या मत है? नहीं, ये भारत ही नहीं, हम दुनिया के 5वें ऐसे सबसे बड़े देश हैं जो कि सबसे अपने GDP का 10वां हिस्सा दे रहे हैं। अमेरिका ने 13% दिया है, अन्य देशों ने भी दिया है। तो देखिए, भारत की क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली देश है। इतना लंबा लॉकडाउन, सारे उद्योग बंद, सारा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बंद, कोई आयात नहीं, कोई निर्यात नहीं, तो स्वाभाविक बात है कि आर्थिक मंदी तो है, या अभी आने वाला भी है और या आएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए मैं अर्थशास्त्र का तो ना उतना मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मीडिया के माध्यमों से या पेपर के माध्यमों से पढ़ के, आर्टिकल्स के माध्यम से पढ़ के पता चला है, GDP का 10% का हिस्सा 20 लाख करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी कोविड-19 को में दिया है कि देश में। अब उसको माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 18 से पहले शायद बुधवार को ही आज ही शायद घोषणा की जाएगी कि चरणवार कैसे कैसे राज्यों को और कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों को इसका पैसा दिया जाएगा। एक मेरा मांग भी रहेगा, मेरी मांग वहाँ तक अगर पहुँचती है मेरी आवाज़, तो बिहार राज्य को, केंद्र सरकार को विशेष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री विशेष राज्य की दर्जा की बात आज से नहीं, हम पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा समय से कर रहे हैं। तो बिहार को एक विशेष पैकेज की भी जरूरत है, क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक बाहर से आने वाली इस महामारी में जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो बिहार के लिए चलाई जा रही है। तो सर्वाधिक लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और सरकारी खर्चे पे 21 दिन क्वारंटाइन रह रहे हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, वहाँ पे खाना बनाने वाले की व्यवस्था और सारी मेडिकल की व्यवस्था बिहार सरकार अपने खर्चे पे कर रही है। बिहार सरकार ने 3 महीने का राशन भी फ्री दिया है। 19 लाख से ज़्यादा लोग जो बिहार के भाई हैं, जो बिहार राज्य के बाहर रहते हैं, उनके खाते में 1000 रुपया ट्रांसफर किया जा चुका हुआ है। बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में सारे राशन कार्ड धारियों को 1000 रुपया दिया जा चुका हुआ है। और बिहार राज्य से बाहर जो हैं, जो बिहार के भाई हैं, उनके 19 लाख से ऐसे भाई ज़्यादा जो हैं या बहनें, उनके खातों में 1000 रुपया जिला प्रशासन द्वारा जो भी लोग आवेदन दिए हैं उनको किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशन कार्ड के लिए एकदम सख्ती से निर्देश जारी किया है कि जो लोग भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो BPL की सूची में हो या APL की सूची में, उनका राशन कार्ड 9 दिनों के भीतर बना करके दिया जाए और उस पर तुरंत ही उनको राशन उपलब्ध कराया जाए, जिस सेंटर से उनको लेना है, जो नज़दीकी सेंटर होगा, उनके ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो। देखिए, इस स्थिति में तो
बहुत बड़ा आर्थिक झटका है, ये पूरे दुनिया के लिए है, इसमें भारत भी है और बिहार भी है। और बिहार के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा खनिज मिनरल नहीं है। झारखंड के बट जाने के बाद हमारा बहुत बड़ा एक जो खनिज से आने वाली जो आय थी वो बंद हो चुकी है। तो इसलिए एक मेरा मांग रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से, कि बिहार राज्य को एक विशेष पैकेज दिया जाए इस महामारी से लड़ने के लिए, कोविड-19 से। अब हम आपके गृह जिला मुजफ्फरपुर पे आते हैं। यहाँ के सांसद अजय निषाद पे एक केस हुआ है। ये केस निजामुद्दीन मरकज के जमातियों पे उन्होंने कुछ विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर हुआ है। इस पे आपका क्या कहना है, आपका इस पे क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल है। माननीय सांसद हैं हमारे मुजफ्फरपुर के, दूसरी बार चुन के आए हैं। देखिए, उनके बयान को, आप पूरे बयान को लोग सुने नहीं और उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने किसी समाज के बारे में नहीं बोला है। उन्होंने निजामुद्दीन मरकज में आए हुए जितने भी लोग थे, जो इंडोनेशिया, नेपाल, चाइना, जकार्ता, यहाँ से जो आए हुए जो विदेशी जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा संक्रमण ज्यादा हुआ, जिसपे भारत सरकार ने उन पे विदेशी पासपोर्ट अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया है। वो उनका कहना ये था माननीय सांसद का, कि वो लोग जो आए उनके आने से हमारे देश में एक अनबैलेंस स्थिति हो गई। एक वो हर राज्यों में गए, जो एक रिपोर्ट के अनुसार है कि अभी तक, अब छुप के कितने गए इसका तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन 19 राज्यों में उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है और 19 राज्यों की स्थिति उसी के बाद बिगड़ी है। इसमें कहीं भी झूठ बात नहीं है। जिसमें विदेशी नागरिक थे वो टूरिस्ट वीजा पे आए थे, भारत भ्रमण के लिए आए थे। टूरिस्ट वीजा किसी भी देश, कोई भी देश अपने किसी भी देश के नागरिक को टूरिस्ट वीजा किसी भी देश में दिया जाता है वहां पे घूमने के लिए, अपने परिजनों से मिलने के लिए। इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप किसी भी समाज के धार्मिक किसी सम्मेलन में या किसी इस तरीके के में आप भाग ले एक लंबे पीरियड तक। तो उनके कहने का ये मतलब था कि जो विदेशी लोग आए हैं, जो इंडोनेशिया से आए, जकार्ता से आए हैं, चीन से भी आए थे, नेपाल से आए थे, सिंगापुर से आए थे, ये लोग जो आए थे, जिन पे केस भारत सरकार ने विदेशी पासपोर्ट अधिनियम के तहत दर्ज करके इन पे मामला भी चला रही है, ये वो बोले कि इन लोगों के कारण पूरी एक जो कोविड-19 और इस महामारी में जो एक संख्या का बड़ा छलांग जो लगा है वो उसके कारण हुआ। अब इस बयान को आप लोग किसी समाज से या किसी वर्ग से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो किसी हमारे जितने भी, ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं वो इस देश के हैं, इस देश के नागरिक हैं, वो इस देश की हिस्सा है। उससे कहाँ किसी को कोई परहेज है, इतराज है। वो उन जमातियों के बारे में बोले हैं जो विदेश से आए थे और उनके कारण संक्रमण हुआ। क्योंकि भारत में संक्रमण का एक भी मामला नहीं था। जितने भी बाहर से जो लोग आए थे, जिनको क्वारंटीन में रखा गया था, वहां से कोविड-19 की शुरुआत भारत में हुई थी। तो उनके कहने का यह सेंस था कि जो विदेशी नागरिक जो आए थे उस सम्मेलन में भाग लेने, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में हुआ। और आप खुद देख रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, भारत सरकार बोल रही है। सांसद जिन्हें जो बोला है ये वो आज बोल रहा है। इस बात पे तो ऑलरेडी हमको लगता है कि 20-25 दिन या महीना दिन हो गया होगा। इसमें भारत सरकार, MHA ने, विदेश मंत्रालय ने इस पे तो केस दर्ज कर लिया है। उन जितने भी विदेशी नागरिक जो आए थे उस जमात में हिस्सा लेने के लिए, और वो सब कोविड-19 से पॉजिटिव थे, उसमें से कई है। इसका आंकड़ा है सरकार के पास। चूंकि नाम, धर्म, जात नहीं बताना है इस कोविड-19 में, आप जब भी देखते होंगे तो कोई भी राज्य सरकार सिर्फ आपको बताती है कि उम्र इतना है, मेल है और यहाँ के। इसमें नाम नहीं बताना है, किसी का धार्मिक गति नहीं करना है, और इसमें धार्मिक करना भी नहीं चाहिए, इसको धर्म के आधार पर जोड़ना भी नहीं चाहिए। एक महामारी है, दुनिया इससे ग्रसित है। उनके कहने का जो बात है उसको देखने का नजरिया लोग गलत किए हैं और मुकदमा दर्ज किए हैं। मामला न्यायालय के संज्ञान में है और न्यायालय इस पर उचित कार्रवाई करेगी। और हमको लगता है कि इसमें न्यायालय तक तो जाने का ही मामला ही नहीं बनता था। इसको तो एक ढंग से जोड़ करके देखना ये एक गलत बात है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसलिए कि उन्होंने उन विदेशी नागरिकों के बारे में बोला था, खासकर एक निजामुद्दीन मरकज की बात की थी, न कि किसी समाज और किसी समुदाय की बात की है।
जहाँ तक मैंने उनका डेन न्यूज पे शायद चला है वो वीडियो, और मैंने भी पूरा उस वीडियो को सुना है। और बस इतनी सी बात है। तो ये बात तो है ही ना कि जो विदेश से आए थे वो टूरिस्ट वीजा पे आए थे और वो किसी सम्मेलन में भाग ले रहे थे, तो शायद मुझको नहीं मालूम है कि वो अपराध का श्रेणी है कि नहीं, लेकिन भारत सरकार अगर दर्ज की है पासपोर्ट अधिनियम और विदेश मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अगर किया है तो कुछ ना कुछ इसका कोई कानून होगा तब ना किया है, कोई मामला दर्ज किया है। इसलिए उनका बोलने का तात्पर्य ये था। इसको तोड़ मरोड़ के लोग कर रहा है। खैर, इसको हम इसका निंदा करते हैं। जी, यही था कि आपने जैसा बोला, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक आंकड़ा दिया था कि उनके यहाँ 70% जो केस बढ़ा वो मरकज़ के कारण बढ़ा। अगर हम बिहार की बात करें तो मुंगेर, जो आज वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, तो वो भी एक व्यक्ति से, मरकज़ के एक व्यक्ति से ट्रांसमिट हुआ। तो हाँ, बीमारी होना गलत बात नहीं है, उसको छुपाना गलत बात है। एक अंतिम प्रश्न आपके मन में, आप एक सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपका जनता के से क्या अपील रहेगा और आपके मन में जो कुछ है आप हमारे दर्शकों को जरूर। नहीं, हम तो एकदम निवेदन करेंगे कि जो ये लॉकडाउन 4 जो घोषणा होगी, या जो अभी लॉकडाउन 3 जो चल रहा है 17 तारीख तक, आप लोग अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर नहीं निकलिए। और 2 गज की दूरी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, मास्क, चूँकि अभी आप बाइट ले रहे हैं, मैं क्लियर वॉइस नहीं आ पाता, नहीं तो मैं भी मास्क लगा के रहता और आप भी दूरी पे बैठे। तो मास्क लगाना, हाथों को धोना, जो भी गाइडलाइंस जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, इसको एकदम अनुपालन करना चाहिए। और एक बात तो बहुत सही बात है जो कि कई एक लोग बोले हैं, भारत के कई एक राजनेता बोले हैं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिनों तक, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है, इसका कोई दवा नहीं आ जाता है, तब तक तो इसके साथ जीना सीखना होगा। इसके साथ जीना सीखना होगा। कोविड-19 के साथ आपको चलना, उठना, बैठना सीखना होगा। तो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें, लॉकडाउन में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। मैं मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुजफ्फरपुर जिला में बहुत अच्छे ढंग से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। यहाँ के क्वारंटीन सेंटर में भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। इसलिए लोगों से मेरा ये अपील है, और लोग सब जागरूक हैं। हम देख रहे हैं, हमारे कई लोगों से बातचीत होती है। कभी कल कहीं हमारी सामग्री वितरण में मैं कई एक प्रखंडों में मैं गया हूँ अपने जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी के साथ, तो मैं देखा हूँ कि लोग खुद दूरियां बना रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। ये ऐसा भी मामला आ रहा है, कुछ लोग क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि ऐसा नहीं करें। एक आपकी गलती से पूरा समाज और पूरा देश, पूरा राज्य भुगतेगा। थोड़ा बर्दाश्त कर ले, थोड़ा इसको समझें कि ये एक ऐसी महामारी है जिससे पूरी दुनिया ग्रसित है, और अभी तक किसी ने कल्पना नहीं किया था कि कोई इस तरह का भी कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीय रेल नहीं बंद हुई थी। अब तो ये समझने की बात है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जब हमारा देश उस समय गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय भी भारतीय रेल चल रहा है, और आज भारतीय रेल बंद है महीनों से। समझने की बात है कि आखिर क्या ऐसा क्या अभी शुरू हुआ है। स्पेशल ट्रेन और कुछ स्पेशल गाड़ियाँ ये भी शुरू अभी इसलिए हुआ है कि जो लोग सही में जो फंसे हुए हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थानों पे पहुंच जाएं और परिवार के साथ आ जाए और क्वारंटीन रहें, होम क्वारंटीन रहें, आइसोलेशन में रहें। इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये अपील रहेगा कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसको कृपा करके माने, और ये नहीं समझे कि लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, लॉकडाउन 4 हुआ, हो सकता है कि लॉकडाउन 5 भी। इसका प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ने साफ बोल दिया था कि मई का अंत और जून के प्रथम सप्ताह में भारत चरम पे रहेगा। तो एक इतने बड़े संस्था, भारत की इतनी बड़ी संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी के इस बयानों को आप इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं। लोग शोध करता है एम्स में, लोग जान रहा और देख रहे हैं। आंकड़ा आप देख लीजिए, बिहार का आप देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर जिला का ही देख लीजिए। ठीक है, जिला के कोई संक्रमित नहीं हुए, लेकिन बाहर से आए हमारे भाई 12 लोग तो संक्रमित हो चुके हैं। अब ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा, बिहार में कहाँ तक जाएगा? बीएमपी 14 के कितने जवान संक्रमित हो गए।
तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको अभी घबराए नहीं, पेशेंस नहीं तोड़े, कुछ दिन कुछ महीने अगर कष्ट अगर होता है तो कष्ट कर ले तो वर्षों सुख रहेंगे। अगर इस कष्ट को कुछ दिन कुछ महीने के कष्ट को लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं समझेंगे, तो इससे तो पैनिक स्थिति होगी और आप भी परेशान होंगे, आप अपने परिवार को परेशान करेंगे, आप अपने समाज को परेशान करेंगे। तो ये समझने की बात है, बहुत छोटी सी बात है कि कष्ट होगा। ये बात मैं इससे कहीं भी कतई भी मैं इससे इधर नहीं हूँ कि कष्ट नहीं होगा। कष्ट आर्थिक मोर्चे पे होगा, कष्ट जो लोग को बाहर घूमने का, जॉगिंग करने का, टहलने का आदत है, मित्रों से मिलने का आदत है, हो सकता है कि उनको कष्ट हो रहा होगा और कष्ट होगा। इस कष्ट को थोड़ा सहले और बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंसों का पालन करें। मास्क, हाथ को बराबर धोना, इन सब चीज़ों को अनुपालन करें। बस मैं रही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जदयू के जिला उपाध्यक्ष अनुपम कुमार, जिन्होंने हर उस चीज़ को बताया, हमारे हर सवाल का बखूबी जवाब दिया, अपनी राय भी रखी। उन्होंने कहा कि कष्ट होंगे लेकिन ये समय है साथ मिलकर चलने का, और हम भी आपसे लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, न सिर्फ मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार में, ये समय है आपको घर में रहने का। जो गाइडलाइंस WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की गई है उनको फॉलो करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।